बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ को हलवा मक्खन मलाई बनाने की कोशिश करेंगे वो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की है, जो कि न्यू बुक आई है। उसके चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहते हैं स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, कि इन केस ऑफ रोटेशन बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, लीनियर मोशन में नहीं, रोटेशनल मोशन में बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से आप लिखोगे। अच्छा देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है लीनियर मोशन के अंदर, F इज इक्वल टू एम ए। एक तो ये है हमारे पास, और एक है जी आपके पास F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास है ना कि F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब देखिए ये जब एंगुलर मोशन होगी तो ये किस तरह से चेंज होंगे। देखिए जहां पर फोर्स आ रही होती है ना, वहां पर टॉर्क आ जाता है एंगुलर मोशन में, क्योंकि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। ओके हो गया। और जहां पर मैस आ रहा है लीनियर मोशन में, वहां पर एंगुलर मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, क्योंकि लीनियर मोशन के अंदर जो काम मैस करता है वो एंगुलर मोशन के अंदर काम कौन करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। अच्छा, लीनियर मोशन में आता है एक्सलरेशन, एंगुलर मोशन में आता है एंगुलर एक्सलरेशन। तो ये देखें, ये लीनियर मोशन के टर्म में, ये एंगुलर मोशन के टर्म में। ठीक है, इसी तरह F इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फिर से देखें, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। अच्छा, यहां पर ये क्या लीनियर मोमेंटम है, इसकी जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम तो वही रहेगा ना, चाहे लीनियर है चाहे एंगुलर है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास है जो ब्लैक वाले हैं, ठीक है, ये लीनियर मोशन के लिए हैं। जो रेड वाले हैं ये एंगुलर मोशन के लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो वही वो कहते हैं कि सेकंड हाफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, तो कहना है सेकंड हाफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको देखना है। ठीक है, द रेट ऑफ, रेट का मतलब होता है टाइम की रिस्पेक्ट से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। यही क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, किसमें, इन केस ऑफ रोटेशन। अच्छा, आप इसको इस, अगर इस सेंस में बयान करो, क्योंकि कुछ बुक्स ने इसको इस सेंस में बयान किया हुआ है, ठीक है, तो आप करोगे टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सलेरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सलेरेशन। तो यहां पे मैं लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू एंगुलर एक्सलेरेशन, यानी टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आप इसमें भी आप इसको स्टेटमेंट दे सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑफ मोशन की इसमें भी दे सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ रोटेशन, ये इन केस ऑफ लीनियर मोशन, ये इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके गया, तो दोनों इसमें कवर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ डाइवर व्हाइल डाइविंग इन द पूल। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी जो डाइवर है वो पूल के अंदर जब वो जंप करता है तो अपने पांवों और हाथों को जोड़ लेता है। कहता है ऐसा वो क्यों करता है। भाई ऐसा वो इसलिए करता है ताकि ज्यादा तेजी से स्पिन कर सके और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सके। ठीक है, किस तरह से वो चीज देखते हैं। व्हेन डाइवर चेंजेस बॉडी पोजीशन ड्यूरिंग अ डाइव, दे डू इट टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये तक दो, ये तो हो गया इसका आंसर। अच्छा, कैसे, अब बाय पुलिंग इन देयर आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग को क्या कहते हैं, ऐसे पुल कर लेते हैं। देयर, अच्छा इससे फिर क्या होता है, देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, सो देयर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज मेकिंग देम स्पिन फास्टर इन द एयर। अच्छा देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। ठीक है। अच्छा, अब जब तो उसने हाथ ऐसे खोल के रखे हैं, मतलब अभी ऐसे बांधे नहीं है, तब आई जो है वो बड़ा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जब उसने क्या किया, ऐसे हाथों और पांवों को आपस में जोड़ दिया तेजी से स्पिन करने के लिए, तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर इधर इस इन दोनों का प्रोडक्ट लें, आई और मेगा का, और इधर आई और मेगा का प्रोडक्ट लें, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसी वजह से कहता है कि ये क्यों इस तरह से करता है, दे डू इट टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम,
ताकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर स्पीड बढ़ जाए, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए, ताकि जब आई और मैको को मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आए। तो आखिर आखिर में ना बस आपने ये लास्ट भी इसमें लिख देना है, ठीक है, कि इस तरह करने से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और इसे ये तेजी से स्पिन करता है, ठीक है। और ऐसा वो करता क्यों है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। ओके हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम द मिल्क, कि हम बटर मिल्क से कैसे हासिल करते हैं। बटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूजेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर तेजी से रोटेट करवाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हैवी पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि बटर हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं मिल्क से, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। अच्छा, वो किस तरह से होता है वो चीज देखते हैं। When milk is rotated at high speed, आपने क्या करना है कि मिल्क को हाई स्पीड पे रोटेट करवाना है। तो क्या होगा, द हैवियर पार्टिकल मूव आउटवर्ड एंड सेटल व्हाइल द लाइटर पार्टिकल स्टे नियर द सेंटर। लाइटर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेंटर की तरफ आ जाएंगे, हैवियर पार्टिकल किधर हो जाएगा, उसके आपके पास ये आउटवर्ड मूव कर जाएगा। अच्छा, अब हैवियर पार्टिकल कौन से हैं, लाइक स्किम्ड मिल्क। जो स्किम्ड मिल्क है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऐसे सेपरेट हो जाएगा, वो ऐसे आउटवर्ड चला जाएगा, ठीक है। वाइल द लाइटर पार्टिकल जैसे कि क्रीम होगी, वो किधर आ जाएगी, सेंटर की तरफ आ जाएगी। यानी स्किम्ड मिल्क जो है आउटवर्ड चला जाएगा, क्रीम सेंटर की तरफ आ जाएगी। कब, जब आप मिल्क को हाई स्पीड पे रोटेट करवाएंगे। दिस सेपरेट्स द क्रीम फ्रॉम मिल्क। अच्छा, अब ये क्या होगा, मिल्क से क्रीम सेपरेट हो जाएगी और यही क्रीम हमें चाहिए। द क्रीम इज देन चर्न्ड टू गेट बटर। अच्छा, ये चर्न क्या है, ठीक है, ये चर्न क्या है। चर्न हमारे पास क्या होता है कि हम इस क्रीम को शेक करते हैं, हम इस क्रीम को क्या करते हैं, शेक करते हैं, या हम क्या कहते हैं कि हम इसको तेजी से ऐसे स्पीड से क्विकली से इसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, क्रीम को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, बटर बन जाता है। ओके हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बस इतना याद रखें, सेंट्रीफ्यूजेशन हम प्रोसेस यूज करते हैं जिसकी वजह से हैवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्रीम हासिल कर लेते हैं, फिर क्रीम को हम चर्न करते हैं जिसकी वजह से हमें बटर मिल जाता है। ओके हो गया। तो हमें क्रीम किसी तरह से सेपरेट करनी है। सो mass is a measure of inertia in linear motion. What is its analog in rotational motion? Describe briefly. अच्छा, कहता है कि जैसे हमारे पास mass is a measure of inertia in linear motion है, कि हमारे पास अगर आपने इनर्शिया को मेजर करना है तो हम क्या कहते हैं कि मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी जितना मैस ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, जितना मैस कम होगा उतना इनर्शिया कम होगा। इससे मिलती जुलती कोई चीज कहता है कि रोटेशनल मोशन में बताओ, ठीक है, इससे मिलती जुलती कोई चीज रोटेशनल मोशन में बताओ। अच्छा देखिए, जो मैस काम करता है ना लीनियर मोशन में, मैस क्या है, मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। बात समझ आई है। Mass is a measure of inertia in linear motion, but in rotational motion हम यूज करते हैं movement of inertia, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं in rotational motion the analog of mass is the movement of inertia, कि analog of mass क्या है rotational motion में, वो हमारे पास movement of inertia है। जो काम linear motion में mass करता है, ठीक है, mass is a quantitative measure of inertia ना, वही काम जो है वो movement of rotational motion में movement of inertia करता है। ओके हो गया। तो यहां पे मैस लिखा है विच मेजर्स इनर्शिया इन लीनियर मोशन। तो एनालॉग ऑफ मैस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पहली चीज तो ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब क्या, अब से होगा क्या, जस्ट एज मैस रेजिस्ट चेंज इन लीनियर मोशन। अब मैस क्या करता है, रेजिस्ट करता है चेंज इन लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी पड़ी है तो पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब अगर मैस ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर मैस कम होगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम रेजिस्टेंस होगी। तो इस वजह से कहता है जस्ट एज मैस रेजिस्ट चेंज इन लीनियर मोशन, और इसी प्रॉपर्टी को आपको पता है इनर्शिया कहते हैं। मोशन सेम इसी तरह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट चेंज इन रोटेशनल मोशन। जैसे मैस रेजिस्ट करता है चेंज इन लीनियर मोशन, इसी तरह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट करता है चेंज इन रोटेशनल मोशन, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक रोटेशनल मोशन से है, मैस का ताल्लुक लीनियर मोशन से है। अच्छा नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द mass, it depends on the mass of the body and how far the mass is distributed from the axis of rotation. अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है कि मैस ऑफ द बॉडी जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, सेंटर के इर्द गिर्द, ठीक है, यानी सेंटर से कितना दूर है।
और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, एंड हाउ फार द मैस, यानी डिस्टेंस, ये मैस सेंटर से कितना दूर है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैस पे और जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, के मैस का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, दो ही चीजों पे ये डिपेंड करता है। उसी चीज को ये वर्डिंग में बता रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द mass ऑफ द बॉडी एंड हाउ फॉर द mass इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी चीज को वर्डिंग में बता रहा है। अच्छा, द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द हार्डर इट इज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। जितना किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना उसको रोटेट कराना मुश्किल होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जितना किसी चीज का मैस होगा उतना उसका इनर्शिया होगा, यानी उतना उसको मूव कराना मुश्किल होगा। सेम इसी तरह जितना किसी चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना मुश्किल फिर उस चीज को रोटेट कराना होगा। ठीक है, यानी एनालॉग ऑफ मैस, मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये तो वो काम लीनियर मोशन है, ये काम रोटेशनल मोशन करता है। ओके हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई इज इट हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट अ हायर स्पीड देन एट लोअर स्पीड। कि अगर एक कार जो है वो टर्न ले रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि ये खतरनाक मोड़ है वहां पे टर्न ले रही है, या कोई राउंड अबाउट है वहां पे टर्न ले रही है, तो अगर तो स्लो स्पीड से टर्न ले, ठीक है, स्लो स्पीड से टर्न ले तो फिर उसके लिए टर्न लेना आसान होता है। लेकिन अगर वही टर्न जो है वो हायर स्पीड्स पे ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई इज इट हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट अ हायर स्पीड देन एट लोअर स्पीड। कि अगर एक कार है वो टर्न ले रही है, जैसे आपने सुना होगा खतरनाक मोड़ है या जो राउंड अबाउट है उसके गिर्द ऐसे टर्न ले रही है, ठीक है, तो अगर तो वही कार जो है वो लोअर स्पीड के ऊपर टर्न ले तो इजी होता है, आराम सुकून से टर्न ले लेती है। लेकिन अगर उसी टर्न पे कार की स्पीड इंक्रीज कर दें हम, तो मतलब हाई स्पीड के साथ वो कार टर्न ले, तो वो हार्डर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार के उलटने का खतरा होता है। तो कहता है ऐसा क्यों है ये आपने बताना है। देखिए, याद रखिए कि अगर कार कर्व पाथ पे मूव कर रही है तो उसके जो फोर्स चाहिए कर्व पाथ पे मूव करने के लिए उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको रिक्वायर्ड है कर्व पाथ पे मूव करने के लिए। अब अगर स्लो स्पीड पे वो टर्न ले रही है तो फिर उसको कम सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वो हायर स्पीड पे टर्न ले रही है तो जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ स्पीड। क्यों? v का यहां पे क्या है? स्क्वायर है। तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से हायर स्पीड के ऊपर कार का टर्न लेना हार्डर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इट इज हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट अ हायर स्पीड। क्यों? बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। At high speed, the car needs much more force to stay on the curved path. उसे बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। If this force is not enough, अगर ये इनफ ना हो तो क्या होगा? The car may skid or overturn, कि या तो वो फिसल जाएगी या उलट के जाहिर सी बात है खाई में गिर जाएगी या जहां भी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और एक और चीज याद रखिए कि हम ये हायर स्पीड हायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कैसे करते हैं। हम वहां पे बनाते हैं बैंक्ड कर्व, यानी सड़क के जो किनारे होते हैं ना उसको थोड़ा सा उठा देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, जिसकी वजह से अब अगर तेज स्पीड पे भी कार उस टर्न से शार्प टर्न से गुजरे तो वो उल्टेगी नहीं। ठीक है, तो ये उसका हल है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का। ठीक है, बैंड कर्व बना देते हैं। एक बैंड कर्व का ना आपका टॉपिक भी है आपकी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल कंसिस्टेड ऑफ डबल टायर्स। आपने देखा होगा ये जो डंपर्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनका एक एक टायर नहीं होता, उनका डबल जोड़ी टायर होता है। मतलब पीछे अगर इधर डबल टायर, इधर डबल टायर, इधर डबल टायर, इधर डबल टायर, तो जोड़ी होती है टायर की हमेशा। ठीक है, ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा इसलिए पहली इसकी रीजन कि डबल टायर्स एट द रेयर ऑफ हैवी व्हीकल हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट इवनली। अब देखिए, अगर तो एक टायर है तो वेट जो है वो एक टायर के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर दो टायर हैं तो दो टायर्स के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये और ज्यादा इजी हो जाएगा, टायर के फटने का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, वेट डिस्ट्रीब्यूट इवनली। सेकंड रीजन क्या है? रिड्यूस प्रेशर ऑन ईच टायर। देखिए, अगर तो हमारे पास एक टायर है तो उसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। जो सड़क के साथ कांटेक्ट में है वो सरफेस एरिया क्या है? कम है। अच्छा, तो अगर सरफेस एरिया कम है तो यहां पे देखिए प्रेशर हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो तो प्रेशर फिर ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इस सरफेस एरिया को बढ़ा दें, मतलब एक टायर की जगह टू टायर उस पर लगा दें, टू टायर उसमें लगा दें, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा टायर्स के ऊपर। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना थोड़ा। तो अगर एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक टायर पे प्रेशर पड़ने से बेहतर है दो टायर्स के ऊपर पड़े, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर से टायर के फटने का चांस कम होगा और गाड़ी भी स्मूथली ट्रैवल कर सकेगी। तो प्रेशर कम हो जाता है अगर आप दो टायर यूज करें। ठीक है, इकट्ठे ऐसे जो जोड़ी लगी होती है, होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज ग्रिप एंड स्टेबिलिटी। अब रोड ग्रिप इससे स्ट्रांग हो जाती है। अब एक टायर है, उसके फिसलने का ज्यादा खतरा है। अब अगर दो टायर होंगे तो उनके फिसलने का खतरा कम है, स्लिप होने का खतरा कम है। तो इंक्रीज ग्रिप एंड स्टेबिलिटी, और स्टेबल होकर वो चल सकते हैं, यानी फिसलन वगैरह नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इंप्रूव सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग टायर बर्स्ट। वही चीज आ गई कि अगर एक की बजाय दो टायर अगर आप उसमें लगाएंगे तो फिर क्या होगा, वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो टायर के फटने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो ये सेफ्टी है एक। ठीक है, लास्ट है स्पोर्ट हैवी लोड मोर एफिशिएंटली। अब आपको पता है वो काफी ज्यादा लोडेड होता है, उसमें बजरी होती है या रेत होती है या ईंटें होती है, बड़े बड़े जो डंपर होते हैं, या प्याज की बोरियां होती हैं, या जो भी आपके पास सामान है। ठीक है तो जाहिर सी बात है हैवी लोड होते हैं, तो उस हैवी लोड को मोर एफिशिएंटली वो फिर कैरी करके लेके जा सकता है। ठीक है, तो वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ग्रिप एंड स्टेबिलिटी से इंक्रीज हो जाती है, टायर के बस्ट होने का खतरा कम हो जाता है, और हैवी लोड को आसानी वो लेके जा सकता है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर टू द लेफ्ट, इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, एक्सप्लेन ब्रीफली। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक कार है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक छोटी सी कार है, और ये स्ट्रेट जा रही थी। ठीक है, ये क्या कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, और स्ट्रेट जाते जाते इसने क्या किया, लेफ्ट कॉर्नर पे इस तरह से टर्न किया, इस तरह से क्या किया, टर्न किया। तो इसमें जो पैसेंजर बैठे हैं, कहते हैं कि उस पे उन पे किस तरफ फोर्स लगेगी, वो किस तरफ जाएंगे अगर कार यहां से लेफ्ट साइड पे टर्न करती है। तो अब अगर आपने रियल लाइफ में ये फील किया हो कि जब भी आप किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी क्या करती है, लेफ्ट साइड पे टर्न करती है, तो आप पे फोर्स किधर लगती है, राइट साइड पे लगती है। जब भी गाड़ी लेफ्ट साइड पे टर्न करती है तो आप पे फोर्स किधर लगती है, राइट साइड पे लगती है। भाई ऐसा क्यों है, यही उसने पूछा हुआ है। पहली चीज उसने पूछा है कि फोर्स कहां पर लगेगी, मतलब किस तरफ वो गिरेंगे, और दूसरी चीज उसने पूछी है कि ऐसा क्यों है। तो वो चीज देखते हैं। अब देखिए यहां पर ना कहानी आती है इनर्शिया की। किसकी कहानी आती है, इनर्शिया की। अब इनर्शिया हमारे पास क्या है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है कि जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपनी मोशन बरकरार रखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पे अगर कार स्ट्रेट पहले मूव कर रही थी, इसका मतलब है बॉडी भी क्या कर रही है, स्ट्रेट मोशन कर रही है। अब ये जो स्ट्रेट उसकी मोशन करना है, यही हमारे पास क्या है, इनर्शिया है। यानी बॉडी चाहती है कि मैं क्या करूं कि स्ट्रेट मोशन ही करती रहूं, और मैं लेफ्ट या राइट मूव ना करूं, और मेरी मोशन को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब यहां से कार स्ट्रेट जा रही थी, तो जो पैसेंजर है, जो बॉडी है जो इस कार के अंदर बैठी है, वो भी किधर जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। अब वो कहती है कि मेरे इनर्शिया को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जब कार लेफ्ट साइड पे टर्न लेती है ना, तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कार उसके नीचे से निकल रही है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या लगती है, एक राइट वर्ड उसको फोर्स महसूस होती है। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया डिस्टर्ब हो रहा है, उसका इनर्शिया चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करूं। लेकिन चूंकि ये कार लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, तो फिर क्या होगा, उसका इनर्शिया डिस्टर्ब होगा और उसको एक राइट वर्ड क्या होगी, फोर्स महसूस होगी। ठीक है, तो ये रीजन थी इसकी कि जो पैसेंजर है अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए, उनको फोर्स राइट वर्ड फील होगी अगर कार लेफ्ट टर्न करे तो। ठीक है, तो ये यही इसका आंसर सबसे पहले आप लिखेंगे, व्हेन अ कार टर्न लेफ्ट द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल टू द राइट। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। सिर्फ ये आंसर देने का आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे नेक्स्ट 1 नंबर के लिए आपको मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक्सप्लेन ब्रीफली। अच्छा, दिस हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया। किस वजह से होता है ये, इनर्शिया की वजह से होता है। द बॉडी ऑफ द पैसेंजर ट्राइज टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी का चाह रही है कि मैं कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहूं, क्यों, इनर्शिया है।
ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। वाइल द कार टर्न्स लेफ्ट, जबकि कार किधर मूव की, लेफ्ट मूव की। एज अ रिजल्ट द कार मूव आउट फ्रॉम अंडर द स्लाइटली टू द लेफ्ट, मेकिंग इट फील एज इफ दे आर बीइंग पुश टू द राइट। उसको ऐसा लगता है जैसे गाड़ी मेरे नीचे से ऐसे निकल रही है और लेफ्ट साइड पे जा रही है, जिसकी वजह से उसको एक राइट साइड एक पुश करती हुई फोर्स महसूस होती है। ठीक है, तो ये आप इसका लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहे हैं। कहते हैं व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से सर्कुलर मोशन कर रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है, एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, तो उसके जो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है सर्कल के। ऐसा क्यों है, ये उसने पूछा हुआ है। अब देखिए आप हमने जब सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी है, ये सर्कल में मूव कर रही है, तो इसकी स्पीड तो चेंज नहीं होती, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पे देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन इधर, यानी कि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपको पता है कि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम फिर ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। जब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो इसमें आपके पास एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्पीड की, ठीक है, मतलब जो भी उसका मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी आप इसको वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ओके हो गया, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ये एक्सेलरेशन किधर आएगा, उसका सेंटर की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन जो वेलोसिटी होता है ना वो सेंटर की तरफ होता है। उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि वो किस तरह से सेंटर की तरफ होता है। कि जैसे ना फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और एक अगर बॉडी यहां पर है तो इसका एरो आएगा इतना, और अगर बॉडी यहां से मूव करके यहां पर गई तो इसका एरो आएगा इधर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एरो को उठाकर इधर ले आए, इस एरो को उठाकर इधर ले आए, क्योंकि वेक्टर को हम मूव करा सकते हैं, बशर्त ये कि आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो अगर आप इस एरो को फॉर एग्जांपल यहां से उठा के मैं इसको यहां पे बना दूं, यहां पे छोटा सा, तो अब देखिए कि ये आपके पास होगी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, ये सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। ठीक हो गया। अगर तो ये बात समझ आ गई तो ओके है, लेकिन अगर ये बात आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा टॉपिक, पूरा एक लेक्चर हम अपलोड करके आ चुके हैं, वहां पर ये काफी डिटेल से बताया है। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको जस्ट 3 लाइंस में आंसर लिखना होता है। बहरहाल देखते हैं आंसर क्या है। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, हम सबको पता है, बट इट डायरेक्शंस कीप्स चेंजिंग, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। फिर क्या होगा, दिस चेंज इन डायरेक्शन मींस देयर इज एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमेशा किधर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगा। एंड इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से बॉडी कंटिन्यूसली सर्कल में रिवॉल्व करती रहती है और अलोंग द टेंजेंट फॉल नहीं करती, अलोंग द टेंजेंट फ्लाई नहीं करती। ओके हो गया। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वजह से ये क्या करती रहती है, सर्कल में रिवॉल्व करती है। ठीक हो गया। तो आपने इसका जस्ट इतना ही आंसर लिखना है। होप सो कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेसशिप। अच्छा, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आपको पता है कि स्पेसशिप के अंदर होते हैं, यानी स्पेस के अंदर होते हैं, और स्पेसशिप क्या कर रही होती है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि जितने एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेसशिप के अंदर क्या कर रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी हमारे जहन में ये होता है कि उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही, हालांकि एक्चुअल में उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है।
अच्छा, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो फिर वो किस तरह से हवा में उड़ते हुए हमें महसूस हो रहे हैं, उसका आज हम आंसर देखते हैं। वैसे तो ये वेट लेसनेस इन सैटेलाइट, इसका भी पूरा लेक्चर हम अपलोड करके आ चुके हैं 20 से 25 मिनट्स का, उसमें काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखें कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी बॉडी क्या करती है, फ्री फॉल करती है, तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों? इसमें कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस में बॉडी ऐसे फ्रीली फॉल कर रही है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका वेट कितना होगा फ्रीली फॉल करते हुए, तो आप कहेंगे कि इसका वेट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसको होल्ड करने वाली कोई सपोर्टिंग फोर्स ही नहीं है। जैसे अगर आप जहाज से छलांग लगाएं तो आपको होल्ड करने वाली कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, तो आपका वेट जहाज से छलांग लगाने से अर्थ तक पहुंचने तक वेट आपका कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक हो गया? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब स्पेसशिप क्या कर रही है? स्पेसशिप क्या कर रही है? अगर ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है और ये फॉर एग्जांपल स्पेसशिप है, तो ये क्या कर रही है? सिर्फ फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल कर रही है, तो इसके अंदर जो इंसान बैठे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल कर रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि जो फ्री फॉल बॉडीज होते, फ्री फॉल जो बॉडीज कर रही होती हैं, उनका वेट क्या होता है? जीरो हो जाता है। उनकी इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। तो जो इंसान वहां पे उड़ रहे होते हैं वो ग्रेविटी जीरो होने की वजह से नहीं उड़ रहे होते, बल्कि वेटलेसनेस की कंडीशन में होते हैं, यानी वो सारे फ्री फॉल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना वेट फील नहीं होता। तो एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ। क्यों भाई? बिकॉज बोथ द एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेसशिप आर इन फ्री फॉल। कोशिश करें कि ये फ्री फॉल वाले वर्ड को किसी और पेंसिल से लिखें या इसको डार्क करके लिखें। Towards Earth due to gravity. However, since they are also moving forward at high speed and keep missing Earth and stay in orbit. ठीक है, जिसकी वजह क्या करते हैं? ऐसे ऑर्बिट के अंदर स्टे करते हैं। बिकॉज बोथ फॉल एट द सेम रेट। जाहिर सी बात है स्पेसशिप भी फॉल कर रहा है, स्पेसशिप के अंदर जो इंसान है वो भी फॉल कर रहे हैं। द एस्ट्रोनॉट डज नॉट फील एनी स्पोर्ट फोर्स फ्रॉम द स्पेसशिप। दिस क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, जाहिर सी बात है जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो उसमें कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं होती। स्पेसशिप भी कोई सपोर्टिंग फोर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होंगे और उनको अपना वेट फील नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।